fine and will be enjoying your online lectures and classes at your home. Today we are going to continue our chapter number 4, motion and force. In the previous lecture हमने स्टडी की फोर्स के मुतालिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या था? अगर कोई बॉडी एक ऐसा एजेंट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में फोर्स कहते हैं। और हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन अपने पहले लॉ में ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई मूव कर रही है तो वो मुस्तकिल मूव करती रहेगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न की जाए। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसके बाद हमने स्टडी किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन अपने सेकंड लॉ में ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी, और वही एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द बॉडी की। आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, विच इज वेरी इजी एंड सिंपल। काश के ये लॉ हम में या आप में से किसी ने इसको थोड़ा सा देख लिया होता, गौर कर लिया होता, तो या आप या मेरे हम में से किसी के नाम पर ये लॉ होता। बहुत इजी है, बहुत सिंपल। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसी से आगाज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने इस हाथ को लीजिए और जहां पे मौजूद है, अगर आप टेबल के पास मौजूद हैं तो टेबल पे रखिए, और अगर आप फर्श पे मौजूद हैं, फ्लोर पे मौजूद हैं, तो फ्लोर पे इस हाथ को रखिए और थोड़ा सा प्रेस कीजिए। अब कीजिए ऐसा कि थोड़ा सा और उसके ऊपर फोर्स डालिए, थोड़ा और प्रेस कीजिए, ज्यादा दबाइए, और थोड़ा सा और प्रेस कीजिए, अपने हाथ को पुश कीजिए जमीन के साथ या टेबल के साथ। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अपने हाथ के ऊपर एक दर्द महसूस हो रहा होगा। Why it happens? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली होता यह है कि हम अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, तो दर्द तो उस चीज को होना चाहिए जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, बट हमारे हाथ को भी दर्द महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो रिएक्शन के तौर पर जिस सरफेस पर फोर्स लगाई जा रही है वो भी उतनी ही फोर्स लगाता है हमारे हाथ पर। जैसे हम हाथ से टेबल को प्रेस कर रहे हैं तो टेबल भी हम पर उतनी ही फोर्स लगा रही है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, जिसकी वजह से हमें अपने हाथ पर दर्द महसूस हो रहा है। इसी तरह से बहुत अच्छी एक आसान एग्जांपल एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉल लीजिए। बॉल आप अक्सर अपनी प्रैक्टिस की होगी, बचपन में खेलते रहते होंगे, अभी भी खेलते होंगे। लीजिए और दीवार की तरफ फेंक दीजिए। दीवार से टकराने के बाद वो बॉल आपके पास वापस आ जाती है। जितनी स्पीड से आप बॉल को फेंकते हैं वो उतनी ही स्पीड से आपके पास लौट कर आती है। एक्चुअली दीज टू एग्जाम्पल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन अपने थर्ड लॉ में यही कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन ये कहते हैं कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। यानी कि आपका हाथ से टेबल के ऊपर या फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाना, दिस इज एक्शन, और जमीन का या टेबल का आपके ऊपर फोर्स लगाना, दिस इज द रिएक्शन। इसी तरह बॉल का दीवार की तरफ फेंकना, दिस इज एक्शन, और दीवार से टकराकर बॉल का वापस आ जाना, दिस इज रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मीन्स जितनी स्पीड से आप बॉल को फेंकेंगे उतनी ही स्पीड से बॉल आपकी तरफ लौट कर आएगी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। आपने फेंकी सामने की तरफ थी, लौट कर वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें स्टेटमेंट क्या कहते हैं? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत अच्छे और आसान तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम आगाज करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक का। लेट्स कॉपी।
चलिए कॉपी कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मास एंड वेट। यूं तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मास और वेट को एक सेम क्वांटिटी के तौर पर ले रहे होते हैं, बट इन फिजिक्स these two quantities are entirely different quantities. मास एक अलग क्वांटिटी है और वेट एक अलग क्वांटिटी है, और जिनमें इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा फर्क मौजूद है। मास इसको कहते हैं। एक्चुअली मास जो है ये मैटर की तादाद को किसी भी बॉडी में रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी में कितना मैटर मौजूद है। मैटर क्या होता है? वो कोई भी चीज जो कि जगह घेरे, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, स्पेस घेरे, वो मैटर होता है। तो मैटर की क्वांटिटी किसी भी बॉडी में वो कहलाती है मास। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन की इसमें जरूरत नहीं होती, और ये मास कहीं भी इसको मेजर किया जाए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मींस अगर आप इस मैटर की क्वांटिटी अगर आप जमीन पे मेजर करें मास को, वो सेम होगी, और अगर आप चले जाएं किसी भी बॉडी की मैटर की क्वांटिटी को मेजर करें आप कहीं और जमीन से ऊपर चले जाएं, कहीं और किसी और जगह पर चले जाएं, तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जमीन पर उसका मास होगा, जमीन से बाहर भी उसका वही मास होगा। एक्चुअली हम मास को फिजिक्स के अंदर ऐसा यूनिट के अंदर मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, और इसको हम इजीली इसके फॉर्मूले आपको लिखवा दिए गए हैं, उसके जरिए आप इसको किसी भी बॉडी का मास मालूम कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, और एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स को आप एक्सेलरेशन से डिवाइड करा दें। अगर फोर्स मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है किसी भी बॉडी का, अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाई गई तो आप फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करके मास निकाल सकते हैं। और अगर किसी बॉडी का वेट मौजूद है तो आप उस वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू से डिवाइड कर मास निकाल सकते हैं। तो मास एक्चुअली क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी में मौजूद मैटर की तादाद मास कहलाती है। और वेट क्या चीज? एक्चुअली फिजिक्स में वेट एक फोर्स का नाम है। कौन सी फोर्स? वो फोर्स जो कि जमीन किसी भी बॉडी पर लगाती है। वो फोर्स जो जमीन किसी भी बॉडी पर लगाए वो उसका वेट कहलाता है। एक्चुअली वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स में स्टडी किया था कि जमीन तमाम बॉडी के ऊपर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है। जिस क्वांटिटी के साथ वो फोर्स लगा रही है अपनी जानिब, वो क्या है? उस बॉडी का वेट है। और वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, वेट की डायरेक्शन। और वेट कभी भी सेम नहीं रहता। अगर आप किसी बॉडी का वेट लेंगे जमीन पर तो वो डिफरेंट होगा, और जैसे ही आप जमीन से दूर चले आए, मिसाल पर आप चांद पे मौजूद है तो चांद पर वो वेट मौजूद नहीं होगा जो यहां जमीन पे मौजूद था। इसी तरह से आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि चांद पे लोग टिकते नहीं है, जंप करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो जमीन की कुव्वत है, फोर्स है, वो महसूस नहीं हो रही होती जितनी कि आपको जमीन पे मौजूद होती है। तो ज्यादा फोर्स वहां मौजूद नहीं हो रही होती इतनी महसूस, तो वहां पर वेट भी उस लिहाज से नहीं आ रहा होता। एक्चुअली वेट क्या है? वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। वो फोर्स जो कि जमीन किसी भी बॉडी पर लगाती है वो उस बॉडी का वेट बन जाता है। और मास जो है, मास सिंपली इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास को आप किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं, SI यूनिट के अंदर,
और वेट को आप जो है वो न्यूटन, इसकी यूनिट है न्यूटन से आप इसको डिनोट करते हैं, उस बॉडी का कितना वेट है। तो ये आपको डेफिनेशंस और कुछ जरूरी चीजें लिखवा दी गई हैं, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम स्टडी करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर आप ऐसा कीजिए कि एक थ्रेड धागा लीजिए और उसको कहीं पर किसी एक जगह पर टाई कर दीजिए और फिर अपने एक हाथ से उसको एक उंगली में लपेटे और थोड़ा सा पुश करें, खींचे। या फिर आप धागा लीजिए, थ्रेड लीजिए, अपने दोनों उंगली में लपेटिए और फिर उसको दोनों हाथों से खींचिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपको अपनी उंगलियों पर आपको पेन होना शुरू हो जाएगा अगर आप दोनों हाथों से धागे को खींचें या फिर आप एक जगह धागा बांधें और अपने एक हाथ से उस थ्रेड को फोर्स लगाएं। क्यों? व्हाई इट हैपेंस? ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। क्योंकि आप एक फोर्स वो है जो धागे पर आप लगा रहे हैं और रिजल्ट में वो एक्शन है आपका, और रिजल्ट के अंदर धागा भी, थ्रेड भी आपकी उंगली पर एक फोर्स लगाएगा जो कि कहलाएगा रिएक्शन। बिकॉज न्यूटन अपने थर्ड कानून में कहते हैं, लॉ में कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो एक फोर्स वो है जो धागे पर आप लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, और दूसरी फोर्स वो है जो थ्रेड या धागा आपकी उंगली पर लगा रहा है। तो वो फोर्स जो कि थ्रेड आपकी उंगली पे लगा रहा है, धागा आपकी उंगली पे लगा रहा है, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। The force acting along a string is called tension in a string. अब हम इस टॉपिक के अंदर कुछ केस डिस्कस करेंगे, यानी कि मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो बॉडीज जो कि फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही हैं। अब पुली क्या होता है? पुली एक्चुअली इज अ व्हील की शक्ल का होता है। फ्रिक्शनलेस मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर आपने गौर किया हो पहले जमाने में, या आपने कार्टून्स वगैरह में, या कोई वीडियो को पुरानी देखी हो, तो कुआं, वेल के ऊपर क्या होता है, पुली लगी होती है जिससे हम डोर को खींचते हैं, रस्सी से खींच रहे होते हैं। एक तरफ से रस्सी खींच रही होती है, दूसरी तरफ से रस्सी लिपट कर उसके ऊपर डोर आ रहा होता है। एक्चुअली वो क्या है? वो कहलाता है पुली। पुली फिक्स होता है और इसके दोनों साइड पे क्या है, रोप जा गई होती है। तो पहले केस हमने स्टडी करना है कि व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है। मतलब एक बॉडी रोप के एक हिस्से पर अटैच है और दूसरी बॉडी रोप के दूसरे हिस्से पर अटैच है, दोनों क्या कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है। अभी हम आएंगे तो कौन सी किसका वेट ज्यादा है, किसका कम है, पूरा हम डिटेल के अंदर अभी इस टॉपिक को इसी के बाद डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम मजीद इस चीज को क्लियर करते हैं। सेकंड केस में हम ये पढ़ेंगे व्हेन वन ऑफ द बॉडीज मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर हॉरिजॉन्टल। उसमें करना यह है कि एक बॉडी आपकी किसी सरफेस के ऊपर, टेबल वगैरह मौजूद है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और एक बॉडी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम इन केसेस के स्टडी कर इस केस में हम फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और इस केस को भी स्टडी कर हम इस केस के अंदर क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी और टेंशन इन द स्ट्रिंग, हम इसको स्टडी करेंगे। टेंशन का टॉपिक बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर आप टेंशन क्या है, वो फोर्स जो कि स्ट्रिंग, धागा आपकी उंगली पर लगाए, आपकी बॉडी पर लगाए, जो कुव्वत धागा रोप लगाएगी,
वो कहलाएगी टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप सिर्फ और सिर्फ अभी टेंशन इन अ स्ट्रिंग इसकी डेफिनेशन और मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस फ्लूइड सिर्फ यहां तक कॉपी कीजिए। मैं इसको मिटाकर दोबारा केस नंबर 1 पूरा आपके सामने उठा लिखूंगा और पूरा समझाऊंगा कि किस तरह से एक्सेलरेशन और टेंशन द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पहले केस को, व्हेन बोथ द बॉडीज मूविंग वर्टिकली। हमने एक पुली कंसिडर किया, फर्ज किया एक पुली जिसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पुली से दो बॉडीज पास हो रही हैं। एक है बॉडी ए और ए को हमने नाम दे दिया बी। बॉडी ए का मास हमने लिया है m1 और बॉडी बी का मास लिया है m2। अच्छा, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। अभी जो हमने वेट की डेफिनेशन पढ़ी, हम उसमें वो फॉर्मूला निकालता है वेट का W इज इक्वल टू mg। अब देखिए W का फॉर्मूला है W, अब इसका वेट क्या होगा m1g, मास m से डिनोट करते हैं तो क्योंकि मास इसका m1 है इसलिए m1g आ गया। इसका वेट W2 है। अच्छा जी, वेट W2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि मास m2 लिया है तो मास m2 आ गया और g आ गया। अगर हम इस बॉडी को कंसीडर करें तो इस बॉडी के ऊपर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, एक वेट ऑफ द बॉडी और दूसरा उसका रिएक्शन यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेट की डायरेक्शन हमने कही कि हमेशा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की जानिब होगी। इसी तरह से बी बॉडी का वेट ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसके अंदर भी टेंशन पैदा होगी स्ट्रिंग में, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। हमने इस केस में इसको एज्यूम किया कि भाई फर्स्ट कर लें कि मास m1 ज्यादा है m2 से। जब इसका मास ज्यादा होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये बॉडी भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने पूरी की पूरी चीज ऐसे ली थी जो मैंने आपको समझाई कि कंसीडर टू बॉडीज एंड बी हैविंग अनइक्वल masses m1 and m2 connected by a string which passes over a frictionless pulley in such a way that two bodies hang vertically. Suppose m1 is greater than m2, hence the body A will move downward with acceleration A and body B will move with the same acceleration. Let T be the tension in the string. अब हमने करना ये है, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बॉडी ए के मोशन को, बॉडी ए की मूवमेंट को, इसके ऊपर अमल करने वाले नेट फोर्सेस निकालेंगे और उसके इक्वेशन बनाकर वहीं छोड़ देंगे। और फिर हम बॉडी बी को कंसीडर करते हुए इस पर अमल करने वाली नेट फोर्सेस निकालेंगे, उसको इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। और फिर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम टेंशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या उसके बाद हम वैल्यूज अगर हो तो हम वो पुट कर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम किस तरह से इनको इक्वेशंस बनाएंगे अभी और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप। चलिए जी, हम सबसे पहले केस 1 के अंदर डिस्कस करेंगे द मोशन ऑफ द बॉडी ए। कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉडी ए। अब इस बॉडी पर मैंने आपको बताया था कितनी फोर्सेस अमल कर रही है, 2 फोर्सेस अमल कर रही है। 2 forces are acting on the body
ए। टू फोर्सेस अमल कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? सबसे पहले नंबर 1 है वेट ऑफ द बॉडी। ये कितना है? ये W1 है और W1 इज इक्वल टू M1G हमने ले लिया। सेकंड कौन सी फोर्स इस पर अमल कर रही है? वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कितना है? ये है W1 इज इक्वल टू M1G। क्लियर है बात? अब सेकंड कौन सी फोर्स इस पर अमल कर रही है? सेकंड फोर्स इस पर अमल कर रही है द टेंशन द स्ट्रेन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। द टेंशन in the string acting vertically upward। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, आपने इसके साथ ही अगर जगह मौजूद हो तो साथ ही लिख रहे हैं। अच्छा कितनी है ये T है। वेट ऑफ द बॉडी W1 है और W का फॉर्मूला होता है mg। 1 लगा हुआ है तो हमने M के W के साथ भी 1 लगा दिया और M के साथ भी 1 लगा दिया। टेंशन इन द स्ट्रिंग इन वर्टिकली अपवर्ड, ये दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब हम निकालेंगे इसकी नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या चीज है? देखें, चूंकि बॉडी कहां मूव कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है और हमने अपनी थ्योरी के अंदर इसको बताया कि M1 ग्रेटर देन M2 है। जब M1 बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम बता चुके सिंस W1 ग्रेटर देन T, वेट टेंशन से ज्यादा है इसीलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम? देखें, नेट फोर्स इस तरह निकालेंगे कि आप ये कितनी फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। अगर ये फोर्स बराबर होती, वेट और टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर बराबर होता तो ये मूव तो नहीं कर पाता, ये बिल्कुल अपनी स्टेबल हालत में रहता। मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वेट ज्यादा है टेंशन से। अब हमने एक नेट फोर्स निकालने के लिए करना ये है कि जो बड़ी फोर्स है उसमें से छोटी फोर्स को माइनस कर देना है। नेट फोर्स निकालने के लिए यहां पर वेट ज्यादा है तो वेट में से आप टेंशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट फोर्स आ जाएगी। कितनी ज्यादा फोर्स से मूव कर रहा है? अगर आप इसमें से टेंशन को माइनस कर देंगे, जो फोर्स बचेगी ये वो फोर्स होगी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। अगर आप दोनों को माइनस करो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या होंगी? बराबर होंगी। और अगर दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगी तो ये मूव तो नहीं कर सकता, बट दिस इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट्स मीन वेट ज्यादा है तो वेट में से आप माइनस करेंगे टेंशन को, तो जितनी फोर्स होगी इट्स मीन उस फोर्स की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब लिखते हैं द नेट फोर्स। नेट फोर्स कितनी है इसकी? F1। द नेट फोर्स F1 एक्टिंग, और आप इसको लिख दें द नेट फोर्स F1 विल कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स F1 ये हो जाएगी F1 इज इक्वल टू, ज्यादा क्या चीज है? वेट, तो W1 माइनस कम क्या है? टेंशन। ये दो ही फोर्स थी तो वेट में से हमने किसको माइनस करवा दिया? टेंशन को। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करा दिया। अब आप देखें, सिंस F1 हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ में पढ़ा F इज इक्वल टू ma। तो अब यहां पर 1 लग रहा है तो लिहाजा दोनों जगह पे क्या आएगा? 1, क्योंकि मास M1 है और फोर्स भी क्या है? F।
अच्छा W1 किसके बराबर है? W1 बराबर है M1G के। इन दोनों वैल्यूज को, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन नंबर 1 इज इंप्लाइज दैट कैसे हो जाएगी? F1 की जगह पर पुट कर दिया M1A इज इक्वल टू, और W1 की जगह पर पुट कर दिया M1G माइनस T। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2 का नाम। एक इक्वेशन हमने बना ली। अब आप जल्दी से यहां तक इसको कॉपी करें और इसके बाद हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी B। इसको जल्दी से आप कॉपी करेंगे। अब हम कंसीडर करते हैं मोशन ऑफ बॉडी B। आप सिंपली चेंज कर देना है, कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी B। अब बॉडी B पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही है? बॉडी B पर भी 2 फोर्सेस अमल कर रही है। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी B। आप A को चेंज कर दें B से। कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही है? वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप इस बात का ख्याल रखना है कि बॉडी B कहां मूव कर रही है? ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि मास एम1 ज्यादा है। जब A बॉडी नीचे मूव करेगी तो B बॉडी कहां मूव करेगी? ऊपर मूव करेगी। ये नीचे की तरफ मूव करती रहेगी, ये ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी। इस केस में, बॉडी B के केस में क्या है? यहां पर टेंशन ज्यादा है वेट से, क्योंकि जो फोर्स ज्यादा होगी वही तो मूव कराएगी। अगर बॉडी B में वेट ज्यादा होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन बॉडी B डाउनवर्ड नहीं मूव कर रही है, बॉडी B अपवर्ड मूव कर रही है। इट्स मीन टेंशन ज्यादा है वेट से। तो अब आप जब यहां नेट फोर्स निकालेंगे तो हमने जैसे वहां पर इस बॉडी A की नेट फोर्स निकाली थी, ज्यादा में से कम वाली माइनस की थी, तो हमने W1 में से T को माइनस किया था। बॉडी B में आपने टेंशन में से वेट को माइनस करना है, क्योंकि टेंशन ज्यादा है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसमें टेंशन ज्यादा है। आपने यहां पर टेंशन में से वेट को माइनस करना है। आइए इसी तरह से करते हैं। वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, W1 इज इक्वल टू M1G, द टेंशन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और ये T आ गया। अब यहां पर क्या है? इस कंडीशन में W1 बड़ा नहीं है, बल्कि यहां पर T ग्रेटर देन W2, सॉरी यहां पर 2 कर दीजिएगा, क्योंकि अब बॉडी B की बात हो रही है। बॉडी B का मास M2 है और बॉडी B का वेट W2 है, तो यहां पर आ गया W2। द नेट फोर्स, अब इस पे अमल करने वाली फोर्स क्या होगी? F2 होगी। तो नेट फोर्स F2 विल बी, F2 क्या हो जाएगी? आपने यहां F2 लिख देना है, यहां भी। अच्छा, इसको चेंज करना है। बॉडी 1 के लिए हमने W में से T को माइनस किया था, और बॉडी B में से, क्योंकि टेंशन पड़ा है यहां पर, तो टेंशन में से W2 को माइनस करेंगे। आपने सिर्फ ये चेंज करना है, W2 माइनस, सॉरी T माइनस W2, वही वाली बात आ जाएगी। अब आपने इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास लिखी रहे और मैं इसको मजीद सॉल्व कर लूं। F2 किसके बराबर जाएगा? F2 इज इक्वल टू M2A, और आप लोग नीचे लिखिएगा W2 इज इक्वल टू M2G। अब इसको आपने इक्वेशन 2 तो इसको दी थी ना, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जब हो जाएगी तो आपको इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट हो जाएगा M2A, F2 की जगह में पुट कर दिया M2A इज इक्वल, T तो एज इट इज रहा, माइनस W2 की जगह आ जाएगा M2G, और इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमारे पास बॉडी A की जो इक्वेशन बनकर आई है वो ये है, इक्वेशन नंबर 2, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और बॉडी B की जो इक्वेशन बनकर आई वो है इक्वेशन नंबर 4, जो कि M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। अब हम सबसे पहले मालूम करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कीजिए? ऐड करा दीजिए। अब आपने इसको
सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे बॉडी 1 का इक्वेशन कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ बॉडी ए, सेम एज यहां तक का करेंगे आप। उसके बाद ये वाला काम करेंगे, कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी बी। मोशन ऑफ बॉडी बी को कंसीडर करके कहां तक काम करेंगे, यहां तक आपने काम करना है, क्योंकि बॉडी बी का काम कहां तक आ रहा है, यहां तक काम आ रहा है। उसके बाद आप वो काम करेंगे जो मैं अब आपको करा रहा हूं, एक्सीलरेशन हम निकालेंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब कैसे लिखना है, एक्सीलरेशन हेड डालिए, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। कॉपी कर लेगा आप लोगों ने, मैंने आपको टाइम नहीं दिया शायद हट के थोड़ा सा 12, खैर समझ तो आ गया होगा आप, और आपको नजर भी आ रहा होगा, कॉपी कर सकते होंगे आप लोग। 12 हम आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐड कर दीजिए। किस तरह से होगा, पहले आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। इस तरह से ऐड कर लीजिए, m1a प्लस m2a इज इक्वल g माइनस टी प्लस t माइनस m2g। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी। अब क्या करना है, अब आप देखिए यहां पर कॉमन आ रहा है a, आप a कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा m1 प्लस m2। a चूंकि कॉमन आ गया 1 टाइम बाहर, इज इक्वल टू माइनस से t से प्लस का g कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा m1g माइनस m2g। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर g कॉमन आ रहा है, तो आपने यहां पर g कॉमन ले लिया, जी आप इस तरफ कॉमन लेके लिख लीजिए क्योंकि आपकी बुक में ऐसे दिया हो, m1 माइनस m2। अगर आप यहां भी निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मालूम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन को अलोन करना पड़ेगा a, ये एज इट इज रहेगा m1 माइनस m2 और g, ये a से मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के आगे पूरी की पूरी टर्म डिवाइड में आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये आ जाएगा m1 प्लस m2। So this is the acceleration of the body। कैसे, जो एक्सेलरेशन अगर हमें मालूम करना हो तो हमें a की वैल्यू m1 दिया हुआ होगा, m2 दिया हुआ होगा और g की वैल्यू दी होगी। हम इनको वैल्यूज को पुट कर मैथमेटिकली सॉल्व करके हम क्या फाइंड इजीली कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मालूम कर सकते हैं। इसको आप जल्दी से यहां तक का कॉपी कर लीजिए और फिर हम कराते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग का टॉपिक। आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, हम निकालेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कराया था। टेंशन निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कराएंगे। ये बातें याद रखने वाली हैं, जहन में रखने वाली हैं। जब आप डेरिवेशन करेंगे याद रखेंगे तो थोड़ी समझी हुई चीजें तो होंगी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले केस में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करना है, और टेंशन निकालने के लिए पहले वाले केस में तो ये इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करवाना है इक्वेशन नंबर 4 से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। टू कैलकुलेट टी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करा दीजिए। तो जनाब आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे ऊपर और इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे नीचे। एनी प्रॉब्लम? अब आप देखिए a से a कैंसिल हो गया, तो यहां बचा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू यहां बचा m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस
m2g। अब आपने क्या करना है इसको कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई। m1 को इस इक्वेशन से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कर लीजिए इसको, लेकिन m1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय m1g माइनस t। मल्टीप्लाई करा दें, m1 को t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा m1t माइनस m1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह m1 m2g, इससे मल्टीप्लाई कराओ इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल m2 को इससे करेंगे तो देखें m1 m2g। पहले m1 आगे से हमने m1 पहले लिखा, m2 बाद में लिखा, और प्लस माइनस माइनस m2 को t से करा m2t। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इक्वेशन बिठा देता हूं, दोनों सिर्फ डिवाइड करने लिखी जाएंगे। अब सेम t वाले देखिए, यहां पर है t वाला, यहां पर, इनको एक तरफ कर लीजिए और m1 m2g जो है इनको एक तरफ कर लीजिए। तो जब ये m1t एज इट इज रहा, माइनस का m2t जब इधर आएगा तो ये रहेगा प्लस का m2t इज इक्वल, ये एज इट इज रहा m1 m2g और माइनस का पूरी टर्म वहां जाकर प्लस की हो जाएगी m1 m2g। एनी प्रॉब्लम? अब आप देखिए यहां पर आपको कॉमन आ रहा है t, आप इसको t को कॉमन ले लीजिए और ये रहेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल, देखें m1 m2g और m1 m2g, यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां कुछ नहीं है तो 1। जितना आप क्या करते थे अलजेब्रा में x प्लस x कितना होता है, x प्लस x होता है 2x। इसी तरह से m1 m2g 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2m1 m2g। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग मींस t मालूम करना है। तो आप t ऐसे ही रहने देंगे, 2m1 m2g डिवाइड कर देंगे, m1 प्लस m2 कहां जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। चूंकि कोई भी वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ आके क्या करती है, डिवाइड करती है। तो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आपके पास बॉडीज का मास दिया हुआ हो m1 और m2 और g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो आप क्या मालूम कर सकते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यार टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा हम ज्यादा टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अब हम कवर करेंगे, अपना डिस्कस करेंगे अपना सेकंड केस, जो कि व्हेन वन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द वन बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी करने के बाद अब हम आते हैं अपने अगले केस पर कि व्हेन वन बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड while the other moving on a smooth horizontal surface। सबसे पहले तो आपने जिस तरह पहले केस में लिखा था वर्डिंग सम सेम एज इट इज, उसी तरह से आपने इस केस में भी लिखनी है कि सपोज कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 are connected with a string which passes over frictionless pulley in such a way that the body A moves vertically downward while the body B move on a smooth horizontal surface with the acceleration a। सेम जो वर्डिंग आपने वहां लिखी थी, सेम आपने वर्डिंग सेम एज इट इज यहां लिखनी है। सिर्फ और सिर्फ यहां रखना है कि वहां लिखा था कि both the bodies moving vertically, बस आपने लिखना है कि A body moving vertically downward while the body B is moving on a smooth horizontal surface। अब आपने सेम पहले वाले केस की तरह आपने इसको भी डिस्कस करना है। पहले बॉडी ए की मूवमेंट को, मोशन को डिस्कस करते हुए जो फोर्सेस अमल करनी है वो लिखेंगे, फिर आप नेट फोर्स निकालेंगे, बड़ी फोर्स में से कम फोर्स को निकालकर इक्वेशन बना लेंगे। फिर इक्वेशन बॉडी बी को कंसीडर करेंगे, इसकी मूवमेंट को, इस पे जो फोर्सेस अमल करनी है वो लिखेंगे और इसके ऊपर अमल करने वाले नेट फोर्स निकालेंगे।
स्टूडेंट्स घबराइएगा नहीं, अभी आप ये बड़ी बड़ी डेरिवेशंस पहली मर्तबा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी तक आपको थोड़ी सी कुछ चीजें समझ में आ गई हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो परेशान नहीं होना। दूसरी डेरिवेशन जब तक पहली डेरिवेशन समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है फर्स्ट टाइम में यूं समझ में ना आए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बड़ी बड़ी डेरिवेशंस कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। आप पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा जब पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद सेकंड डेरिवेशन की वीडियो को कंटिन्यू करिएगा देखने के लिए, क्योंकि फिर आप जब देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी, आपकी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जिंदगी में कोई भी काम पहली मर्तबा किया जाए तो मुश्किल लगता है, फिर जब करना शुरू कर देते तो सारी चीजें आसान हो जाती है। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप परफेक्ट हो जाएंगे, इसमें गुड हो जाएंगे। बार बार हम स्टडी करते हैं बॉडी ए के मुताबिक, इसमें कितनी फोर्सेस अमल कर रही है, अब आप लोग बता सकते हैं, चूंकि अब आप वीडियो के अंदर पहले लेक्चर के अंदर ही सीख चुके। क्या टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी ए? नंबर वन, weight of the body, exactly right, in downward direction, and second one, tension in the string, very good guys, in upward direction, very good। आप समझ गए, बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी चीजों को। अब आप देखेंगे वही वर्डिंग, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी ए। कौन कौन सी फोर्सेस है, पहले लिख दीजिए। नंबर वन, पहली फोर्स है द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और किस तरह लिखेंगे इसको, W1 इक्वल, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। W1 इज इक्वल टू M1G, वेट का फॉर्मूला याद हो गया होगा कि मतलब यूज कर ले, W इज इक्वल टू mg, क्योंकि मास M1 यूज कर रहा है तो आप W के साथ भी क्या लगा देंगे, M1 लगा देंगे। सेकंड कौन सी फोर्स अमल कर रही है, टेंशन इन द स्प्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और हमने किससे नोट कर रहे हैं इसको, टी से नोट कर रहे हैं। सबसे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। कॉपी कर चुके होंगे, मैं मिटा दूं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी ए की मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। अब क्या होगा, द नेट फोर्स, क्या है नेट फोर्स, यहां पर कौन सी होगी, F1, वेरी गुड गाइस, इज गिवन बाय F1 नेट फोर्स क्या हो जाएगी, वही बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करना है। वो बड़ी क्या है, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, तो W1 बढ़ी है, W1 माइनस इसको T को। और सिंस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F का फॉर्मूला क्या होता है, M1A, F इज इक्वल टू MA होता है, और चूंकि मास M1 यूज हो रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, F1, और W1 की जगह आ जाएगा M1G। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 इज इंप्लाइज दैट M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। पहली बॉडी की ए की कंसिडरेशन में कोई चीज नहीं ली थी, सेम एज इट इज था जैसा कि आपने केस 1 में स्टडी किया था। तो केस 2 की बॉडी ए की भी तमाम चीजें एज इट इज, इक्वेशन बिल्कुल वैसी बनी। इसको हम यहां तक कॉपी कीजिए, इसके बाद हम बॉडी बी की कंसिडर कर जल्दी से कॉपी करें। अब आपको कंसिडर, हमने बॉडी बी
के मूवमेंट को कंसिडर करना है। कंसिडर द मोशन ऑफ बॉडी बी। अगर आप बॉडी बी पर कंसिडर करें कि कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, आप पहले गौर करें और देखें, समझें इस चीज को। बॉडी बी पर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो अमल कर रही है वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था एवरी, न्यूटन की थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। जब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सरफेस के ऊपर रखी हुई सरफेस के ऊपर भी इसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन कहां पर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। तो 2 फोर्सेस तो ये हो गई, द वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, इसको हमने आर से डिनोट किया है, वो कहां आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तीसरी चीज है, चूंकि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरफ मूव करेगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। क्योंकि ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लगा रही होगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर लगाएगा तो किस तरफ लगाएगा? इस तरफ फोर्स लगाएगा। और मूव किस तरफ कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें पता चला देयर आर 3 forces acting on body B। बॉडी बी पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि क्या है? W2। अच्छा, इसको लिख दें, एक्टिंग द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम नोट किससे कर रहे हैं? आर से। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, अमल क्या कर रहा है? एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है बेटा। और तीसरी चीज अमल कर रही है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? टी से। अब नेट फोर्स क्या होगी इसके ऊपर, ये थोड़ा सा गौर कीजिए आप। देखिए नेट फोर्स क्या होता है? फोर्सेस का एक तो सम है। नेट फोर्सेस क्या है? नेट फोर्स फोर्सेस का सम, यानी जिस फोर्स की वजह से मूव कर रहे तो हम इसको माइनस करवाते हैं। अब होगा ये कि देखो ये वर्टिकली में तो इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जितना वेट है उतना ही रिएक्शन है, तो वर्टिकली मोशन इसका कोई नहीं है, सिर्फ बस कौन सा मोशन हो रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स, द नेट फोर्स F2, क्योंकि बॉडी 1 के लिए हम F1 ले रहे हैं, यहां पर लेंगे F2, इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू T। सिर्फ नेट फोर्स क्या है? सिर्फ टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लिहाजा हम इसमें से किसी में से नहीं माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंशन इन द स्ट्रिंग हम ले लेंगे F2 इज इक्वल टू T। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का ना, और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F2 इज इक्वल टू m2a। आप यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m2a इज इक्वल टू t। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जिस तरह से केस 1 के अंदर एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करा था, सेम एज इट इज एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए केस 2 में भी इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐड करेंगे। चलिए जी, ऐड कर देते, लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए जी, मिटा देते हैं हम इसको।
अब हम फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन की हेडिंग डाल दीजिए। क्या करेंगे एक्सेलरेशन के लिए? एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को आप ऐड कर दीजिए। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगा m1a प्लस m2a इज इक्वल, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगा m1g माइनस टी प्लस ओनली यहां पर क्या है? t है। यहां से आपका a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल, माइनस के t से प्लस का कैंसिल m1g, और a आ जाएगा m1g एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल की तरह का, डिवाइड करेगा m1 प्लस m2, और दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज in the case 2 when body A is moving downward and body B is moving on a smooth horizontal surface। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके बाद फिर हम निकालते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस केस में टेंशन निकालने के लिए आपने डिवाइड नहीं कराना, ठीक है। जिस तरह केस नंबर 1 में हमने डिवाइड करा था, यहां पे डिवाइड नहीं करना। सिंपल अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या मौजूद है? टी आ रहा है m1a, हम a की वैल्यू निकाल चुके ना, अभी निकाली m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिर्फ ये चीज याद रखनी है, आपने जहन में रखनी है कि केस 2 में टेंशन निकालने के लिए आप एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट a जो भी वैल्यू है, a से मुराद है एक्सेलरेशन, इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 किस तरह हो जाएगा? T इज इक्वल टू, ये मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि टेंशन मालूम करनी, m2 एज इट इज रहा, और a की जगह पूरी आप a की वैल्यू पुट कर देंगे m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। T इज इक्वल टू m2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये आ गई टेंशन इन द स्ट्रिंग। डियर फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। कोई बात समझ में ना आई बेटा तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वीडियो को एक मर्तबा देखने के बाद दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू में आस्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।